गौतम आईएएस अकेडमी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम इस चर्चा में इतिहास में चलते चलते हम आ चुके हैं 1857 की डेट तक, और हमने इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक पूरे घटनाक्रम के रूप में देखा कि किस प्रकार वह कंपनी जो 1599 में बनी थी, 1600 में बनी थी, वह किस प्रकार 1856 तक की डेट आते आते भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर चुकी है, एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर चुकी है, जिस पर कभी मुग़ल सम्राट और उस मुग़ल साम्राज्य के पतन के पश्चात कई छोटी छोटी रियासतें जो है वो रूल कर रही थी। हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी देखा कि किस प्रकार सहायक संधि राज्यों ने अपनाई, और सहायक संधि अपनाने के बाद राज्य जो है अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे। और इसके पश्चात हमने देखा कि किस प्रकार हड़प नीति के तहत, या कहें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, या इसे कहें व्यवगत के सिद्धांत के तहत उन राज्यों का डायरेक्ट विलय ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत कर लिया गया। अब आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। आपने इस हेडिंग को नोट करना है 1857 के विद्रोह के नाम से। क्लियर? ऐसा क्यों, ये इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। पहले आप एक चीज़ समझें, इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें कि ये जो 1857 की क्रांति है, ये वास्तव में क्रांति वर्ड क्यों इसे दिया गया। आपने सुना होगा, जनरली हम 1857 की क्रांति पर आए या इस विषय पर आगे भी बात करें, जरा इस वर्ड को, इस 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन, इस वर्ड पे थोड़ा हम चर्चा करते हैं। क्यों चर्चा करते हैं? तो ये कोई गप नहीं है, स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो ये कोई टाइम पास नहीं है। इस शब्द को समझना आपको क्रांति को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने अगर विश्व इतिहास पढ़ा है तो विश्व इतिहास में आप देखते हैं कई जगह यूज़ होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अर्थात फ्रेंच क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति। इसके अलावा आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। ये क्रांति है क्या, ये शब्द क्या है? अगर मैं कहूँ कि मैं क्रांति की बात कर रहा हूँ, देन स्पष्ट आप एक चीज़ समझ जाएंगे कि मैं किसी चेंज की बात कर रहा हूँ। क्लियर? क्रांति अर्थात चेंज। बट इस क्रांति शब्द का जिस वे में उपयोग किया जाता है आजकल इन द सेंस मॉडर्न कल्चर में, इस क्रांति या रेवोल्यूशन वर्ड का जिस तरह यूज़ करा जाता है, यह यथार्थता के धरातल पर पूरी तरह से गलत है। आपने देखा होगा नेता वेता अपने भाषण में जो है क्रांति लाने की बात करते हैं, फलाना की बात करते हैं। वास्तव में जो क्रांति वर्ड है ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है, इसका मतलब क्रांति का वास्तविक अर्थ होता है ऐसा चेंज जो एक समय पर स्टार्ट होगा और जब ये एंड होगा तो स्थिति वही होगी। अर्थात अगर मैं कहूँ कि मैंने जो है एक क्रांति लानी है तो मैं एक चेंज लाऊंगा, और वो चेंज अगर पॉइंट ए से स्टार्ट होता है तो वो पॉइंट ए पर ही ख़त्म हो जाएगा। अर्थात चेंज एक शॉर्ट टर्म के लिए आएगा और फिर चला जाएगा। अर्थात इसे और स्पष्ट शब्दों में कहें तो क्रांति चेंज लाती है, स्थायी नहीं होता वो, या फिर क्रांति का जो उद्देश्य होता है वह एक शॉर्ट टर्म में पूरा होता है। क्रांति स्थायी चेंज जो है, जो उनका मेन उद्देश्य होता है, वो स्थायी चेंज लाने में असफल होती है। अब जो है आपको सुनकर थोड़ा शॉक्ड होंगे आप कि ये स्थायी चेंज नहीं लाती, फिर भी हम क्रांति वर्ड को जो है इस प्रकार यूज़ करते हैं। क्रांति स्थायी चेंज नहीं लाती। हाँ, कुछ कुछ चेंज स्थायी रहते हैं, पर उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो जो है जहाँ से शुरू होता है वहीं समाप्त हो जाता है। अब अगर मैं कहूँ 1857 की क्रांति, इसका मतलब है कि ये क्रांति जिस पॉइंट से शुरू होगी, जिस दिन ये क्रांति समाप्त होगी, वहीं उसी पॉइंट पर खड़ी होगी। 1857 की क्रांति शुरू हुई थी सैनिकों ने, अभी हम देखेंगे कि सैनिकों ने नारा दिया था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालो, उनका साम्राज्य भारत में ख़त्म करो। और जिस समय ये क्रांति समाप्त होगी उस समय भी स्थिति वही होगी कि भारत में अंग्रेजों का ही शासन होगा। बस शासन चेंज हो जाता है, पहले शासन कंपनी के पास है, उसके बाद शासन ब्रिटेन के संसद के पास है, पर अल्टीमेटली ब्रिटेन के पास है। तो क्रांति जिस पॉइंट से शुरू हो रही है, क्रांति उसी पॉइंट पर समाप्त हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि 1857 की क्रांति थी
1857 का आज़ादी आंदोलन ये नहीं कहा जाता। हम वर्ड यूज़ नहीं करते हैं कि 1857 का आंदोलन हुआ था। क्यों वर्ड यूज़ नहीं करते हैं? बिकॉज 1857 में जो चेंजेस थे, जो लड़ाई थी, वो पॉइंट ए से शुरू हुई और पॉइंट ए पर ही समाप्त हो गई। कोई बहुत बड़ा चेंज लाने में ये सफल नहीं हो पाए इन द सेंस ऑफ उनके ऑब्जेक्टिव्स। चेंज तो इससे बहुत सारा और बहुत बड़ा आया और इतना व्यापक आया कि इतिहास बदल दिया, परंतु इसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो पूरे नहीं हो सकते थे या हाइपोथेटिकल थे। वो पॉइंट ए से शुरू थी, पॉइंट ए पर ख़त्म थी। ब्रिटिश रूल को भारत से ख़त्म करने के लिए जो है इसकी शुरुआत हुई थी और एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि ब्रिटिश रूल रहा भारत में। इसलिए कहा जाता है कि 1857 जो है वह क्रांति है, आंदोलन है नहीं है, संग्राम नहीं है, या और कोई वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। आप विद्रोह यूज़ कर सकते हैं। विद्रोह का मतलब अल्टीमेटली वो एक क्रिया को बता रहा है और क्रांति जो है उसकी परिणति है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कैसे। तो इस चीज़ को समझ लें कि 1857 का विद्रोह या क्रांति को हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। हम इसे जो है कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद कुछ टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर करेंगे और कुछ टॉपिक्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये टॉपिक विशुद्ध रूप से मेंस और मेंस में भी प्रीलिम्स को कवर कराने की कोशिश करूँ इस टॉपिक को। प्री तो फोकस हो ही, साथ में मेंस से आने वाला एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसका आंसर आपने अपनी कॉपी पर ना लिखा हो, उसका डाटा आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन ना करा हो। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1857 की क्रांति का कारण क्या था। अब इस कारण को मैं कहूँ पृष्ठभूमि क्या थी, तो समझने का प्रयास करिएगा कि भारत के अंदर जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया, भारत में सहायक संधि के थ्रू राज्य फंसना स्टार्ट हो गए और हड़प नीति जो है अंग्रेजों ने अडॉप्ट कर ली। इस तक हो ये रहा था कि भारत में लगातार चेंजेस हो रहे थे और वो चेंजेस वास्तव में रीज़न थे किसका? इस क्रांति का। तो आप हेडिंग डालेंगे भारत में 1857 की क्रांति के कारण क्या है। आगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे ही, कारण के बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो कारण लिखिएगा और हेडिंग डाल लें। अंदर का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, पहले उसे सुने फिर वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन करें। पहला कारण था और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण था आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीज़न था। अब आप सोचेंगे इकोनॉमिक रीज़न कैसे है, तो समझने का प्रयास करें कि भारत के अंदर अंग्रेज जो थे वो बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी भारत के लिए और ये पॉलिसी अभी भी थी, मतलब कि अभी मतलब 1857 को भी थी और 1857 में क्रांति खत्म हो गई और भारत आज़ाद हो गया, तब तक उन्होंने ये रूल फॉलो करा। और वो रूल क्या था? वो बहुत सिंपल सा रूल था, सोर्स और सिंक। भारत के अंदर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता का उपयोग सोर्स की तरह और सिंक की तरह करा। कैसे? तो भारत में अंग्रेज जो थे वे भारत से बहुत कम, अब देखिए भारत के अंदर तो पहली चीज़ अब ब्रिटिशर्स का स्पष्ट रूल है। अब जो भी करता धरता है 1857 तक आते आते वो अल्टीमेटली जो है वो ब्रिटिशर्स ही हैं। राजा जो है केवल नाम मात्र का रह गया। तो अल्टीमेट रूलर जो है वो कौन है? ब्रिटेन के या ब्रिटिश कंपनी। अब ब्रिटिश कंपनी जो है इस प्रकार का रूल बनाती थी कि भारत में जो वस्तुएं निकलती हैं, अर्थात वह भारत से बहुत कम कीमत में कच्चा माल खरीद लिया करते थे और इस कच्चे माल को विदेश भेजा करते थे और विदेश भेजकर वहाँ से प्रोसेस्ड माल लेकर आते थे और यह प्रोसेस्ड माल भारत में बेचा करते थे। तो अल्टीमेटली जो भारत के संसाधन थे उनका पुनर्वितरण हो रहा था, किस तरफ हो रहा था? ब्रिटेन की तरफ। और ब्रिटेन का जो माल था उसके लिए एक बड़ा मार्केट क्या उपलब्ध हो रहा था? वो हो रहा था इंडिया। अब आप इस चीज़ को समझें, ये एक पॉइंट हुआ। अब थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करें तो इसको समझने के लिए आप जानें कि भारत के अंदर जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तो आपने शायद स्टार्टिंग के वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि भारत कुल वर्ल्ड ट्रेड का 100 आउट ऑफ 33% तक एक्वायर करता था जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, पुर्तगाली नहीं आए थे।
उनके आने का एक मेजर रीज़न था कि भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड करता था उसका 33% था। अब इस 33% को मैं क्या कहूँ, इसे हम कह सकते हैं कि भारत से बहुत ज़्यादा जो है निर्यात होता था वस्तुओं का, बहुत अधिक मात्रा में निर्यात हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के पश्चात जो है ये निर्यात बहुत कम हो गया और भारत में आयात अर्थात इंपोर्ट स्टार्ट हो गया। कैसे स्टार्ट हो गया समझिएगा। अब रूल कौन कर रहा है? कंपनी रूल कर रही। कंपनी अपनी पॉलिसी ऐसी बनाती थी कि भारत में जो वस्तुएं विनिर्मित होती थी, मान लीजिए भारत में बना एक प्रोडक्ट ए, अब इस प्रोडक्ट ए को जो है वो बाहर बेचा जाता और उससे बहुत रेवेन्यू जनरेट होता, अर्थात बुलियंस बोले तो पैसा यानी कि सोना चांदी, वो भारत आता इस प्रोडक्ट के कारण, परंतु इस प्रोडक्ट पर बहुत अधिक टैक्स लगा देते थे। अब प्रोडक्ट ए पर जो है वो 50% टैक्स लग गया, प्रोडक्ट ए की कीमत बहुत बढ़ जाएगी और प्रोडक्ट ए जो है वो विदेश में नहीं बिक सकता, अर्थात विदेश से पैसा भारत नहीं आएगा। और कंपनी पॉलिसी ऐसी बनाती थी कि ब्रिटेन का जो प्रोडक्ट है जब वो भारत आए तो उस पर टैक्स जो है वो लेस देन 10%, 2%, इवन समटाइम्स टैक्स फ्री कर देती थी। इससे क्या होता था, भारत में आयात जो है वो प्रोत्साहित होता था, भारत में आयातित वस्तुएं बिकती थी। भारत में जो आयात से आई हुई वस्तुएं थी उन पर टैक्स बहुत कम था और भारतीय वस्तुएं जो भारत में निर्मित थी उन पर टैक्स बहुत ज़्यादा था। सेम चीज़ हमें 500 में मिले, सेम चीज़ हमें 200 में मिले तो भारतीय जनता जो है वो विदेशी चीज़ को अपनाने लगी और भारत में अल्टीमेट चेंजेस आए, बहुत एक्सक्लूसिव चेंजेस आए और ये एक्सक्लूसिव चेंजेस जो थे वो अंग्रेजों के पक्ष में थे और भारत का आर्थिक दोहन हो रहा था। 1857 की क्रांति होने के पीछे एक बड़ा रीज़न आर्थिक था। भारत में ब्रिटिशर्स जो है वो आर्थिक दोहन कर रहे थे और इसके कारण लगातार भारत के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट डाउन करें, इसके कारण लगातार भारत के अंदर किसानों की स्थिति, लेबर की स्थिति और हस्तशिल्पकारियों की स्थिति। अभी हस्तशिल्पकारी मतलब कि जो शिल्प का काम करते हैं, अब उनका प्रोडक्ट विदेश में बिकता था, विदेश में बिकना बंद हो गया। वो चाहे सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वाला लेबर हो, चाहे वो जो है नक्काशी करने वाला लेबर हो, चाहे कोई भी लेबर हो, इन सभी का काम खत्म हो गया। रीज़न क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित हो गया। किसान किस प्रकार प्रभावित हुए तो हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करी है। टैक्स बहुत लिया करते थे अंग्रेज। थर्ड जो हमने लेबर कहा, जो आर्थिक कारणों में इम्पोर्टेंट है, हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने लेबर लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाए थे। लेबर के लिए 12-14 घंटे काम करना अनिवार्य था। छोटे बच्चे 12 से 14 साल के बच्चे भी कारखानों में काम कर सकते थे। लेबर कॉस्ट बहुत कम थी तो भारतीयों के पास पैसा भी कम पहुंचता था, मेहनत भी ज़्यादा होती थी। बहुत अधिक आर्थिक लाभ ब्रिटिशर्स को हुआ करता था और इसी आर्थिक दोहन ने एक नींव का निर्माण करा 1857 की क्रांति के लिए। पहला रीज़न हमने देखा इकोनॉमिक रीज़न, ब्रैकेट में लिखें, इसी इकोनॉमिक रीज़न के कारण जो जनता थी वो डायरेक्ट जुड़ पाई 1857 की क्रांति से। देखिए डायरेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ी थी पर फिर भी 1857 आते आते तक ये एक बहुत बड़ा जो है रूप ले लेती है। आगे इस विषय पर और चर्चा करते हैं। तो 1857 में क्रांति में लोगों के जुड़ने का एक कारण इकोनॉमिक भी था। सेकंड रीज़न पर बात करते हैं। सेकंड रीज़न डालें, सेकंड हेडिंग डालें। इसका सेकंड रीज़न मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न था राजनीतिक कारण। अब ये राजनीतिक कारण क्या है? राजनीतिक कारण के बारे में थोड़ा स्मार्टली देखिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हमने राजनीतिक कारणों के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करी है। राजनीतिक कारण थे सहायक संधि और हड़प नीति। आर्थिक कारण तो हमने देखा पैसा चला गया समाज से। जो राजनीतिक कारण था वो थी भारतीय राजाओं से सत्ता चली गई। अब देखिए कैसे चली गई तो हमने बहुत डिटेल में बात करी। सहायक संधि आई थी, हड़प नीति आई थी और इन दोनों के कारण जो है अल्टीमेटली जिस राजा के पास साम्राज्य था उस राजा के पास से वो साम्राज्य अंग्रेजों के पास चला गया है। तो ये जो नीति थी इसके कारण कई राजा या कहे कई जमींदार, तालुकदार, कई रसूख या फिर कई सूबेदार, ये सभी पदों के बारे में कभी आपको डिटेल में बताएंगे कि ये पद क्या है, पर आप ऐसे समझे कि वे सभी एलीट क्लास जिनके पास पैसा था, उनसे पैसा थी, सत्ता थी, उससे जो है सत्ता छीन ली गई, जिस कारण जो है वे भी काफ़ी आक्रोशित थे और वे भी अब 1857 की क्रांति में भाग लेंगे।
तो एक तो इकोनॉमिक रीज़न है, सेकेंड राजनीतिक रीज़न है। इकोनॉमिक रीज़न के कारण जनता जुड़ती है और राजनीतिक रीज़न के कारण नाना साहेब हों, चाहे वक्त का हों, चाहे बहुत सारे बहादुर शाह जफर हो, ये सभी लोग डायरेक्टली इस क्रांति से जुड़ते हैं। तो इकोनॉमिक रीज़न ने जनता दिलाई, राजनीतिक रीज़न ने लीडर्स दिलाए 1857 की क्रांति के लिए, और राजनीतिक के अंतर्गत सहायक संधि और हड़प नीति। थर्ड रीज़न लिखें, और थर्ड और काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न था प्रशासनिक। अब प्रशासनिक कारण क्या थे, आप समझने का प्रयास करें। मैं ये जो 1857 की क्रांति कारण बता रहा हूँ, यह वास्तव में उस समय जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसकी स्थिति के बारे में भी हम जान रहे हैं। आर्थिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, और वर्तमान में प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्य हो रहे हैं। तो देखिए, प्रशासनिक कारणों में जो समाज था उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार आ चुका था। भ्रष्टाचार अर्थात करप्शन आ चुका था। हो ये रहा था कि जो समाज था, जो प्रशासन था, प्रशासन में जो व्यक्ति कार्य के लिए उत्तरदायी था, वो अल्टीमेटली वो पे होता था, वो उत्तरदायी होता था किसके प्रति? ब्रिटिशर्स के प्रति, डायरेक्ट जनता के प्रति नहीं होता था। भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ रहा था। प्लस आप इस बात को जानकर आपको थोड़ा हैरानी होगी कि प्रशासन में जो न्यायपालिका थी, एडमिनिस्ट्रेशन में जो न्यायपालिका थी, न्यायपालिका में ऐसे तक रूल्स थे कि किसी अंग्रेज के खिलाफ अदालत में केस नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ गवाही नहीं दी जा सकती, या उसे किसी केस में फंसाने पर व्यक्ति को बहुत अधिक कठोर दंड का सामना करना पड़ता था। तो ये जो रूल्स थे, भ्रष्टाचार का होना, अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलना, अंग्रेजी अधिकारियों को प्रिविलेज मिलना, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका एक्स्ट्रा महत्व, यह भी 1857 की क्रांति के पीछे के कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस में से एक था। अगला देखें, अगला और एक और इम्पोर्टेंट रीज़न था हमारे लिए सामाजिक और धार्मिक कारण। अब यह सामाजिक और धार्मिक कारण कैसे? तो पहले हम सामाजिक कारण को देखें। 1857 की क्रांति में हुआ ये कि जो जनता भाग ले रही थी, उस जनता का एक वर्ग बहुत लंबे समय से नस्ल भेदी जो कार्य थे उनसे ग्रस्त था, नस्ल भेदी चीज़ों से ग्रस्त था। गोरे अर्थात ब्रिटिशर्स अपने आप को सुप्रीम मानते थे, और जो इंडियंस थे उनको जो है दबी हुई कम्युनिटी मानते थे। ऐसा मानते थे कि ये जो है वो हमसे बहुत नीचे हैं। इसे साफ शब्दों में कहा जाए तो काले गोरे का भेद होता था। तो समाज में जो अंग्रेज जिस प्रकार का बिहेवियर करते थे उसके कारण बहुत अधिक आक्रोश था। ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि जो इंडियंस हैं ये काफ़ी नीचे ऑप्रेस्ड हैं, इनसे जो है कोई काम नहीं आता, या इनसे रेवेन्यू जनरेट नहीं करा जाता, और राजाओं के क्षेत्र में कहा जाए तो रेवेन्यू जनरेट नहीं करा जाता, ये काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो इस प्रकार नस्लीय बर्ताव किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। यह भी एक कारण था सामाजिक के अंतर्गत। दूसरा था धार्मिक। तो ब्रिटिशर्स जो है वो भारतीयों को धर्मांध मानते थे। धर्मांध का क्या अर्थ क्या होता है? ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स स्वयं किसी धर्म को नहीं मानते थे। ब्रिटेन की जो कंपनी थी और उसके अधिकारी थे, और अल्टीमेट पूरा ब्रिटेन जो था वो ईसाइयत को फॉलो करता था, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था। अर्थात ब्रिटिशर एथिस्ट तो नहीं थे, परंतु वह यह मानते थे कि जो दूसरे का धर्म है, दूसरे का धर्म अर्थात जो इंडियन रिलीजन्स हैं वे काफ़ी पिछड़े हुए हैं, और जो क्रिश्चियनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक है, और भारत के अंदर वे क्रिश्चियनिटी का अब प्रचार करने लगे थे। अब आपके थोड़े, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको जो है एक बात रिमाइंड आएगी, आपको एक बात ध्यान आएगी कि मैंने पुर्तगालियों के चैप्टर में आपको बताया था कि जो पुर्तगाली गवर्नर्स थे उन्होंने कहा था, पुर्तगाली गवर्नर था, उन्होंने कहा था कि पोर्चुगीज़ एक हाथ में तलवार और एक हाथ में धर्म का क्रॉस लेकर आए थे। और जबकि मैंने आपको अंग्रेज़ों के चैप्टर में बताया था कि अंग्रेज़ जो थे धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, इन्होंने जो है धर्म को प्रमोट नहीं करा था। परंतु 1857 का वक्त आते आते ये जो थे ब्रिटिशर्स, ये भी धार्मिक रूप से थोड़े असहिष्णु हो चले थे, और भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे थे। भारतीय समाज में शोषण का, शोषित होने का एहसास इस एक कारण से भी बहुत अधिक तरीके से आया। अब ये क्या था कि धर्मांध मानना और उस हिसाब से बिहेव करना भारतीय समाज के व्यक्तियों के लिए एक अपमान की बात थी। ब्रिटिशर्स अपने
बॉडी लैंग्वेज में, अपने कार्यों में यह दिखाते थे कि जो भारतीय हैं ये जो है इनका रिलीजन है यह बहुत पिछड़ा हुआ है, खराब है, और इसके कारण भारतीय कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सामाजिक रीज़न में हमने देखा कि वो नस्लभेदी टिप्पणियाँ करा करते थे, नस्लभेदी कार्य करा करते थे, और धार्मिक में माना करते थे कि जो इंडियन रिलीजन्स है वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं और जो उनका क्रिश्चियनिटी है काफ़ी सुप्रीम है, और उसको जो है भारत में बढ़ाया करते थे, जिस कारण भारतीय समाज में एक भय सा व्याप्त हो गया था कि जो ये अंग्रेज हैं वो भारत में भारतीय धर्म को समाप्त करके क्रिश्चियनिटी को स्थापित करना चाहते हैं। ये था कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न। अब हम इसके अदर रीजन्स पे बात करें तो एक रीज़न और आता है सिपाहियों का असंतोष। अल्टीमेटली ये जो विद्रोह है इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कौन करेंगे? सैनिक करेंगे। तो ये सैनिकों का विद्रोह क्या था, ये सैनिकों की स्थिति क्या थी, सैनिक क्यों असंतुष्ट थे? तो सैनिकों की असंतुष्टि का कारण समझें उसके पहले आप थोड़ा बैकग्राउंड जानें इस चीज़ का, इसकी पृष्ठभूमि जानें, क्योंकि ये एक परफेक्ट सेपरेट क्वेश्चन बनता है कि सैनिकों की स्थिति क्या थी 1857 के समय, या 1857 में विशेष वर्ग बनकर उभरा सैनिक वर्ग क्यों था, क्या था, और किस प्रकार की उसकी स्थिति थी जिस कारण विद्रोह करा गया। तो आप समझें कि एक तो भारत के अंदर ब्रिटेन की दो प्रकार की सेना थी। एक सेना थी जो डायरेक्ट यूरोप से आती थी, और डायरेक्ट यूरोप से आती थी और क्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। उनको जो तनख्वाह मिलती थी वो इंग्लैंड से आती थी, इंग्लैंड से आती थी, अर्थात ब्रिटेन की रानी उनके अकाउंट में डाला करती थी। वास्तविकता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ अकाउंट में डालना। तनख्वाह जो थी वो ब्रिटेन से आया करती थी। एक सैनिकों का ग्रुप था जिनकी तनख्वाह कंपनी देती थी, अर्थात भारत के अंदर दो प्रकार के सैनिक थे, एक ब्रिटिश क्राउन के अधीन और एक कंपनी के अधीन। दोनों काम कंपनी के लिए ही करते थे, ब्रिटेन के लिए ही करते थे। तो ये जो ब्रिटिश क्वीन के अंतर्गत जो सेना थी ये काफ़ी थोड़ी सी थी। मेजर जो सेना थी 60-70% जो सेना थी वो भारत के अंदर कंपनी की सेना थी। और ये जो कंपनी की सेना थी ये तीन पार्ट में डिवाइड थी, एक था बंगाल, एक था मद्रास, एक था बम्बई। और जो बंगाल की प्रेसिडेंसी की सेना थी वो सबसे बड़ी थी, और इस सेना में जो भारतीय थे वो मुख्यतः थे गंगा नदी घाटी के क्षेत्र के व्यक्ति, और बाकी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के जो व्यक्ति थे वो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे। इस चीज़ को आप जान रखें, इस आगे हमारे लिए इसका बहुत उपयोग होगा। अब इसमें असंतोष का कारण क्या था? अभी तक तो हमने देख लिया भाई दो प्रकार की सेना है, एक प्रकार की सेना क्वीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो सेना है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। एक में जो है बंगाल वो बहुत बड़ी सेना है और उसमें मेनली उत्तर भारत के लोग हैं, अर्थात एक जैसे लोग हैं। और जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी इसमें अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं, अर्थात ये मिश्रित सेना है, इनमें एकता का थोड़ा अभाव देखने मिल सकता है। अब इनके असंतोष का कारण देखिए। पहली चीज, कलकत्ता में 1830 के बाद से, देखिए ध्यान रखिए सैनिकों में असंतोष का कारण देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ असंतोष का कारण 1830 की ये जो डेट है, इस डेट को भारत के कलकत्ता में एक आधुनिकता पसंद सरकार आती है। और ये आधुनिकता पसंद सरकार जो है वह सिपाहियों को, सबसे पहली चीज़ तो उनका वेतन काफ़ी कम रखती है, और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ सिपाहियों के लिए एसेंशियल कर देती है कि वे जो है यूरोप जाएं, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आएँ, वहाँ पर कुछ समय ड्यूटी करें, अपनी सेवाएं दें, फिर भारत में आके अपना आगे का जीवन बसर करें। अर्थात सैनिकों के लिए एसेंशियल कर दिया गया कि वो विदेश में जाकर एक बार ट्रेनिंग अवश्य लें। इससे जो है वो भारतीय सैनिकों में बहुत असंतोष था। तनख्वाह कम थी, ठीक था, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी थी कि ये जो सैनिक थे उनको बाहर जाना पड़ रहा था, और भारतीय तत्कालीन समाज में यह मान्यता थी कि समुद्र पार करके किसी और क्षेत्र में जाना से धर्म समाप्त हो जाता है, कल्चर समाप्त हो जाता है, नैतिकता समाप्त हो जाती है। तो एक असंतोष का कारण तो यह था कि विदेश में जाकर ट्रेनिंग और वहाँ जो है सर्विस देना अनिवार्य था। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न था और क्लिक करने वाला रीज़न था कि भारतीय सैनिकों के लिए कुछ स्पेशल टाइप की जो है वो बंदूकें मंगाई गई थी, जिन्हें कहा जाता था एनफील्ड राइफल्स। अभी एनफील्ड राइफल वाला पूरा चैप्टर जो है अभी हम आगे देखने वाले हैं।
ठीक है, अभी मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। सैनिकों के असंतोष का कारण एक तो है पैसा कम मिल रहा है, सेकंड जो है उनकी आधुनिकता पसंद सरकार ने उनको बाहर काम करने के लिए विवश करा है। अब तीसरा था एनफील्ड राइफल का उपयोग, और इसी को आगे आप सेपरेट बनाएंगे। याद रखिएगा, ये जो कारण अभी मैं बताने वाला एनफील्ड राइफल वाला, ये एग्जैक्ट ट्रिगर्ड रीजन था। अभी हम एक अलग हेडिंग डालेंगे, उसे अलग हेडिंग में डिफाइन करेंगे कि तत्कालीन कारण क्या है। ओके, क्रांति के शुरू होने का एंड रीजन क्या था। आर्थिक कारण थे तो परेशान थे भाई वो लोग, राजनीतिक कारण थे तो राजा परेशान थे, प्रशासनिक रीजन थी तो फिर अल्टीमेटली जनता परेशान थी, सामाजिक और धार्मिक रीजन थे, जनता परेशान थी। लेकिन ट्रिगर्ड कहाँ मिला उनको, वे कब जो है उनको एक किक मिली स्टार्ट होने के लिए, तो वो किक में हम लिखेंगे तत्कालीन कारण जो सैनिक देंगे इन्हें। अब देखिए हेडिंग डाल के तत्कालीन कारण, और तत्कालीन कारण क्या था, सैनिकों को एनफील्ड राइफल के उपयोग के लिए विवश करना। अब ये जो है एनफील्ड राइफल वाला पूरा चैप्टर क्या है समझिएगा। भारत के अंदर एक विशेष प्रकार की राइफल्स अंग्रेजों द्वारा मंगवाई गई थी। पहले जो ब्रिटिश सिपाही थे वे यूज़ करा करते थे बोरलिन टाइप के, बोले मैं आपको कैसे समझाऊं, आप इसको समझिए, एक ब्रॉस ब्राउन नाम की राइफल होती थी। ब्रॉस ब्राउन नाम की जो राइफल है, इसकी नली काफ़ी लंबी हुआ करती थी और यह काफ़ी भारी हुआ करती थी। जो ब्रॉस ब्राउन राइफल्स है ये चलाने में भी उतनी कंफर्टेबल नहीं होती थी, और कंफर्टेबल नहीं होने के साथ साथ इन राइफल्स का मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा था। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा इन राइफल्स को रिप्लेस करा गया और रिप्लेस करके मंगाई गई थी एनफील्ड राइफल्स। अब ये जो एनफील्ड राइफल्स थी, इनके लिए एक ऐसी अफवाह उड़ी, और मैं आपको यहीं जो है हिंट कर दूं, यह मात्र अफवाह नहीं थी। मतलब कि जो अफवाह थी इसके पीछे परफेक्ट बेस था, और इसके कई प्रमाण भी मिले थे कि ये जो अफवाह है ये गलत तो नहीं है। हो सकता है थोड़ी ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, कही गई हो, परंतु गलत तो नहीं थी। अफवाह यह थी कि एनफील्ड राइफल में जो है जो कारतूस उपयोग होता है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया जाता है, और भारतीय सेना में मुख्यतः दो समाज उपस्थित थे, दो रिलीजन के लोग उपस्थित थे। फर्स्ट वन इज हिंदू एंड सेकंड वन इज मुस्लिम, एंड बोथ रिलीजन जो था इस प्रकार के कारतूस का उपयोग करने से डिसएग्री था। एटलीस्ट उसमें एक बहुत बड़ा आक्रोश था इस बारे में। क्यों था? क्योंकि हिंदुओं में जो है गाय के लिए जो है सम्मान की भावना, और मुस्लिम्स में जो है सूअर का वध या उसका बलि देना ये गलत माना जाता था। तो ये दोनों ही रिलीजन इस प्रकार के कारतूस का उपयोग नहीं करना चाहते थे। इन राइफल्स में होता क्या था कि कारतूस दिया जाता था, वो कारतूस का बाहरी खोल जो था वो बना हुआ था चर्बी का। अब वो गाय की थी, सूअर की थी, या किस जानवर की थी हो सकता है, पर वो बना चर्बी का ही था, और उसे जो है मुंह से पकड़ के खोलना पड़ता था, और खोलने के पश्चात जो बारूद था उसे एनफील्ड राइफल में भरना पड़ता था, और फिर जो है वो गोली डाला जाती है और फिर वो फायर करता था। अतः ये जो राइफल्स थी इनमें स्पष्ट तौर पर ऐसे पदार्थ का उपयोग करा गया था जिससे भारतीय सैनिक बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे, जिसके उपयोग से बहुत ज़्यादा आहत थे, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। तो तत्कालीन रीज़न था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का उपयोग, और इसी एक घटना के कारण जो है काफ़ी किक मिली सैनिकों को, और उन्होंने जो है 1857 की क्रांति को स्टार्ट करा। ये थे इस क्रांति के कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं क्रांति प्रारंभ कैसे हुई। अब हमने देख लिया कि क्रांति के लिए बैकग्राउंड क्या था, क्यों लोग परेशान थे, क्यों सैनिक परेशान थे, क्यों जनता परेशान थी। अब हम बात करते हैं कि प्रारंभ कैसे हुई। तो डेट नोट करिएगा 29 मार्च 1857 की, और इस डेट को मेरठ की सैनिक छावनी के एक सिपाही, नाम था उनका मंगल पांडे, ने अपने दो ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष एनफील्ड राइफल के उपयोग के लिए मना कर दिया, और उनके प्रेशराइज करने पर इन्होंने जो है उन दोनों अंग्रेजी अधिकारी, नाम एसेंशियल रूप से नोट करें, फर्स्ट वन लेफ्टिनेंट बाग एंड सेकंड वन मेजर सार्जेंट, को जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ईश्वर को प्यारे हो गए। और इसके पश्चात जो है मंगल पांडे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। डेट थी 29 मार्च की,
और इस 29 मार्च की डेट के बाद इनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, कार्यवाही हुई और न्यायालय में इन्हें जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई गई और डेट थी 8 अप्रैल की और इस डेट को जो है इन्हें फांसी दे दी गई। दोनों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 29 मार्च 8 अप्रैल। इस डेट को जब इन्हें फांसी दे दी गई, इसके बाद जनता में काफ़ी आक्रोश था और ये बात पूरी जगह फैल चुकी थी कि भारत में जो अंग्रेज राइफल्स का उपयोग चाह रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर जो है चर्बी वाले कारतूस का उपयोग किया गया और इसकी एक लहर सी चल गई। भारत में जितनी भी छावनियाँ बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, सभी जगह जो है छुटमुट विद्रोह स्टार्ट हो गए। अब देखिए मेरठ में हुआ क्या कि 8 अप्रैल के बाद, हमने 2 डेट देख चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। एक थी 29 मार्च की, एक थी 8 अप्रैल की, अब आ रही है डेट 6 मई की और 10 मई की। 6 मई को मेरठ के कई स्थानों पर और देश की कई छावनियों में सैनिकों के द्वारा विद्रोह हो रहे थे और इसी समय इनसे जो है इनके हथियार ले लिए गए। अब ब्रिटिशर ये समझ चुके थे कुछ तो भी ऐसा चल रहा है जो आगे एक बड़े विद्रोह का रूप ले सकता है। इससे बचने के लिए ब्रिटिशर्स ने करा क्या कि सैनिकों से उनके हथियार लेना स्टार्ट कर दिए और भारत में मेरठ के क्षेत्र में या कई क्षेत्रों में ये जो है इनकी हथियार लेने की नीति ये जो है बैकफायर कर गई। बैकफायर इन द सेंस कि अभी जैसा आपने पुलिसिंग में देखा होगा कि जो सिपाही होते हैं या दरोगा होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, उन्हें राइफल्स या बंदूकें दी जाती हैं, वो 1, 2, 4 दिन ड्यूटी के लिए रखते हैं और फिर उसे वापस कर देते हैं। ब्रिटिश रूल के समय ऐसा नहीं था, उन्हें जो है राइफल्स दी जाती थी और उनके पास रहती थी वो, और जब वो सेवानिवृत्त होते थे या छुट्टी पर जाते थे तब राइफल्स जमा होती थी। तो राइफल्स ले लेना, बंदूकें ले लेना एक तरह से अपमान की बात हुआ करती थी। तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों से उनकी राइफल्स ले लेना एक जो है थोड़े अपमान की भी बात हो गई और 6 अप्रैल को कई स्थानों पर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों से राइफल जमा करा ली गई और ये जो सिपाही थे वो काफ़ी आक्रोशित हो गए और उनके आक्रोश की परिणति था कि 10 मई को जो है मेरठ की सैनिक छावनी से एक पूरे क्रांति स्टार्ट हो जाती है और लगातार जो है सैनिक अपने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या करने लगते हैं। और ये हत्या करने के पश्चात अल्टीमेटली क्या कदम उठाते हैं, तो ये कदम काफ़ी इम्पोर्टेंट था। सैनिक जो है 10 मार्च को मेरठ में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर, 11 मार्च को जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ते हैं और 11 मई को जो है वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और 11 मई को दिल्ली पहुंचने के बाद 12 मई को ये अल्टीमेटली करते क्या हैं कि जो दिल्ली है उसके सारे अंग्रेजी अधिकारी जो लीड कर रहे थे, जो संभाल रहे थे प्रशासन को, उनकी हत्या कर देते हैं और वहाँ पर बहादुर शाह जफर या भारत के अंतिम मुगल सम्राट को जो है वो गद्दी पर बैठाल देते हैं और घोषणा कर देते हैं कि अब भारत से अंग्रेजों का रूल समाप्त है, भारत के एक अल्टीमेट लीडर हैं और उस अल्टीमेट लीडर का नाम है बहादुर शाह जफर और भारत में पुनः जो है वो एक साम्राज्य की स्थापना हो जाती है जो कि ब्रिटेन के अधीन नहीं है। परंतु ये जो स्थापना थी ये ज़्यादा दिन चलती नहीं है क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी जो है सितंबर 1857 में बहादुर शाह जफर को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और इन सैनिकों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। अब समझिएगा कि क्रांति प्रारंभ हो चुकी है, अर्थात स्टार्ट हो चुकी है। सैनिकों ने विद्रोह करा मेरठ में, मेरठ से सैनिक निकले, दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुंचकर लाल किले में बहादुर शाह जफर को बैठा दिया और उन्हें जो है भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अभी जो दिल्ली में लीड कर रहे थे इनका नाम जरूर नोट कर लें, इनका नाम है बख्त खां। क्या नाम है इनका? बख्त खां। और बख्त खां ने ही वास्तव में जो बहादुर शाह जफर था उनको जो है गद्दी पर बैठाया था, लीड यहाँ पर करा था। अब इसके साथ 12 मई 10 मई के बाद पूरे भारत में जितने भी सैनिक छावनियाँ थीं, बहुत सारी सैनिक छावनियों में सैनिकों ने विद्रोह करा, विद्रोह करके अपने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या करी और उस क्षेत्र पर जो है उस क्षेत्र का एक लीडर बना। उस क्षेत्र पे जो है फिर आगे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा बहुत आसानी से बुक्स में। तो यहाँ से क्रांति स्टार्ट हो गई। अब ये क्रांति अलग अलग जगहों पर हो रही है। आप देखेंगे कि
इसमें मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी तक सैनिक। धीरे धीरे जब सैनिकों के पास हथियार कम होने लगे तो सैनिकों ने जो है वो तलवारों से, डंडों से जो है विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, और सैनिकों के साथ भारत का एक बड़ा शोषित वर्ग जो है उनका साथ देने लगता है, उनके साथ लग जाता है, और यह विद्रोह आगे चलता रहता है। बहुत समय तक, साल 1.5 साल तो यह विद्रोह जारी रहता है। अल्टीमेटली ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, इस विद्रोह को दबा तो लेती है, इसका दमन भी कर लेती है, जो सैनिक थे उनको गिरफ्तार भी कर लेती है। कैसे करती है अभी मैं आपको आगे बताऊँ। तो ये जो विद्रोह था इसको दबा लिया गया, लेकिन इसे हम विद्रोह कह रहे हैं, वास्तविक वर्ड है क्रांति। तो ये क्रांति इसे कह क्यों रहे हैं? वास्तव में ये जो सैनिकों के द्वारा अपने अंग्रेजी अधिकारियों को मारा जा रहा था, ये तो केवल विद्रोह ही रह जाता। ये क्रांति या इसको राष्ट्रीय स्वरूप किस घटना ने दिया, तो 1857 की इस घटना को क्रांति बनाने में एक मेजर रोल प्ले करा इन सैनिकों के द्वारा बहादुर शाह जफर को सम्राट बना देना, सम्राट घोषित कर देना। यह केवल और केवल एक सैनिक विद्रोह बन के रह जाता, शायद हम भूल जाते और हम इस घटना को ज़्यादा महत्व भी न देते। लेकिन सैनिकों के द्वारा जब लाल किले पर कब्जा करा गया तो वहाँ पर अराजक स्थिति नहीं, अपितु अंतिम मुगल सम्राट को बैठाला गया, एक मुगल सम्राट को बैठाला गया। यह वह व्यक्ति था जिस वंश से संबंध रखता है, उस वंश ने भारत में 300-400 वर्षों तक शासन करा था। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, ऐसे बहुत सारे जो है वो पावरफुल एम्परर जो है यहाँ पर आए हुए थे, राजा जो है यहाँ पर, सम्राट जो है यहाँ पर आए हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति को बैठाल दिया गया। इनकी इस घटना के कारण, इनके द्वारा मुगल सम्राट को सम्राट घोषित कर देने के कारण ही इसे एक राष्ट्रीय स्वरूप मिल पाया। लोगों ने जाना, इतिहासकारों ने समझा कि जो स्थिति थी केवल और केवल अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या की नहीं थी, स्थिति भारत में सत्ता परिवर्तन का प्रयास की थी। जो सैनिक थे वो केवल अंग्रेजी अधिकारियों को मारना नहीं चाहते थे, वे भारत में सत्ता परिवर्तन चाहते थे। तो ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना थी बहादुर शाह जफर को बनाना, चूँकि इसके द्वारा सत्ता परिवर्तन का प्रयास करा गया था। ये थे इस घटना का प्रारंभ, इस क्रांति का प्रारंभ। अब हम देखेंगे कि इसका विस्तार कैसे होता है, ये पूरे भारत में फैली कैसे। तो आप सभी के लिए एक होमवर्क है। अब अगर मैं इसको और इलेबोरेट करता हूँ कि 1857 के बाद फलाना क्षेत्र में, मान लीजिए लखनऊ में फलाना थे, हैदराबाद में फलाना थे, फलाना जगह फलाना व्यक्ति थे, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप सभी एक काम करें, अभी जाएं, कोई सी भी जीएस की किताब उठाएं, उस किताब में 1857 की क्रांति ढूंढें और उसका विस्तार देखें। तो आपको कुल मिला के करना क्या है, एक 3 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में लिखना है क्षेत्र का नाम, दूसरे कॉलम में लिखना है शासक का नाम, और तीसरे कॉलम में लिखना है दमन करने वाले का नाम। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्षेत्र है लखनऊ, और लखनऊ क्षेत्र में जो विरोध करेंगी 1857 की क्रांति को लीड करेंगी वो है बेगम हजरत महल। अब उसको जो है उस विद्रोह का दमन कौन करेगा? अल्टीमेटली दमन तो हुआ ही था, तो उस विद्रोह का दमन कौन करेगा? तो हमने लिख दिया वहाँ इसका दमन करा था हेनरी ने। तो इस प्रकार जो है आप सभी क्षेत्रों की लिस्ट बना लें कि इसका विस्तार किस प्रकार हुआ, किस क्षेत्र में वह क्रांति शुरू हुई, उसको लीड किसने करा, उसका दमन किसने करा। एमपीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आप देखें मध्य प्रदेश में किस जिले से क्रांति शुरू हुई, उस जिले में किस अधिकारी ने उसका दमन करा, फलाना जिला कब से कब तक इस क्रांति के प्रभाव में रहा, तात्या टोपे और इस सब का भी आप पूरा वर्णन करेंगे। क्लियर है? मैं इसके विस्तार को बस आपके अंडरस्टैंडिंग पर छोड़ रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं विस्तार भी बचाऊंगा तो इस क्रांति को समाप्त होने में 4 से 5 वीडियो का समय लग जाएगा। तो आप कम से कम विस्तार देख लें। आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, 3 कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम में स्थान का नाम, दूसरे कॉलम में राजा व्यक्ति जिसने उसको लीड करा, थर्ड में उसका नाम जिसने इसका दमन करा। क्लियर? अब हम आते हैं यह क्रांति असफल क्यों हो गई। कारण देखा, प्रारंभ देखा, अब देखते हैं वो क्रांति जिसमें सैनिक भाग भी ले रहे हैं और जनता ने भी पार्टिसिपेट करा है, वह क्रांति जो है वो असफल क्यों हो जाती भारत के अंदर। क्या कारण था कि वह क्रांति अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती। अगर हम इस आंदोलन के, संग्राम के असफलता के कारणों पर चर्चा करें
तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न आता है कि इस आंदोलन में, लिखते जाइएगा, इस आंदोलन के असफल होने का एक बड़ा रीज़न था कि जनता के सभी वर्गों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, सभी भाग जो है इसमें जनता के शामिल नहीं थे। कैसे नहीं थे इसको समझिएगा, समझने के साथ साथ इसे नोट डाउन भी करिएगा। भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है ये जो है भारत में एक वर्ग का शोषण कर रही है, लेकिन एक वर्ग को पोषित भी कर रही है, और वह वर्ग कौन सा है? जो दूसरों का शोषण करने में अंग्रेज़ों की मदद कर रहा है। वह ज़मींदार हो सकते हैं, ताल्लुकदार हो सकते हैं, वो किसी स्थान पर जो है सूबेदार हो सकता है, वो कई स्थानों पर वहाँ के राजा तक हो सकते हैं। तो इन राजाओं ने, इन सूबेदारों ने या इन व्यक्तियों ने जो शोषण में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, उन्होंने इस विद्रोह में भी अंग्रेज़ों का साथ दिया, और जनता का एक वर्ग जो है वह इस विद्रोह में शामिल नहीं। पर इनकी संख्या तो काफ़ी कम होती है, मतलब आप जनरली समझें तो बहुत ज़्यादा ज़मींदार नहीं साथ देंगे, जागीरदार साथ नहीं देंगे, सूबेदार साथ नहीं देंगे, लेकिन जो जन सामान्य था वह तो दे सकता था, परंतु एक वर्ग ने भी साथ नहीं दिया। और वो वर्ग कौन सा था? तो आधुनिक शिक्षा से शिक्षित वर्ग। भारत के अंदर जो वर्ग आधुनिक शिक्षा से शिक्षित हुआ था, उस वर्ग ने भी इस विद्रोह का साथ नहीं दिया। कैसे नहीं दिया? तो आप समझिए कि उस वर्ग ने इस विद्रोह को माना कि यह विद्रोह जो है अल्टीमेटली भारत का सम्राट किसको बनाएगा? मुग़ल सम्राट को बनाएगा, और मुग़ल सम्राट अर्थात हमें इतिहास की ओर वापस ले जाएगा, और ब्रिटिशर्स हमें आधुनिकता की ओर ले जाएंगे। इस कारण भारत का शिक्षित, वह भी आधुनिक शिक्षा से शिक्षित वर्ग ने इस विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं करा था, और बड़ा वर्ग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने के कारण भी यह विद्रोह जो है वह असफल हो गया। सेकंड रीज़न डालिएगा, एक संगठित तथा एकबद्ध, इस वर्ड को जो है ध्यान से लिखिएगा, संगठित तथा एकबद्ध विचारधारा की कमी। अब ये संगठित या एकबद्ध विचारधारा क्या होती है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इस पॉइंट को ऐसे समझें कि सैनिक जो थे वह इस बात को नहीं जानते थे कि यह विद्रोह तो हम कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को भगाना भी चाहते हैं, लेकिन इनके भगा देने के बाद भारत में सत्ता चलेगी कैसे? हम जिस व्यक्ति को गद्दी पर बैठाने की बात कर रहे हैं वह मुग़ल सम्राट कई सालों से पेंशन वापता है, ना इसके पास सही सेना है, न रेवेन्यू जनरेशन के साधन है, ना उस रेवेन्यू जनरेशन का तरीका है, और ना ही इन्हें ये पता है कि इस व्यक्ति जिसको हम बैठाल रहे हैं इसकी बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है। अर्थात ये केवल कल्पनाओं में बात थी, इनके पास कोई विचारधारा नहीं थी कि हमें समाजवादी बनना है, हमें पूंजीवादी बनना है, हमें साम्राज्यवादी बनना है, या हम किस विचारधारा के अनुसार एक राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं। ना ही कोई विचार था और ना ही राष्ट्र के प्रति कोई भावना थी। राष्ट्र के प्रति भावना नहीं है यह कहना थोड़ा क्रूअल हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। भावना थी, परंतु यह भावना मूर्त रूप में नहीं थी, अर्थात आधुनिक राष्ट्रवाद नहीं था उस समय। तो सेकंड और सबसे इम्पोर्टेंट कि संगठित तथा एकबद्ध विचारधारा नहीं थी। सभी क्षेत्र एक सी विचारधारा पर काम नहीं कर रहे थे। कुछ स्थानों पर सैनिकों ने विद्रोह करा था, उसका रीज़न था वहाँ के जमींदार से वो परेशान थे। कुछ स्थानों पर उन्हें विद्रोह करा था लोगों ने कि वो राजा से परेशान थे, कुछ स्थानों पर अंग्रेज़ों से परेशान थे। कोई एक विचारधारा नहीं थी कि हम सभी इन अंग्रेज़ों को भगा दें तो यहाँ पर फलाना व्यक्ति रूल करेगा, फलाना तरीके से करेगा और इस प्रकार काम होगा, इसका अभाव था। थर्ड रीज़न लिखें, और थर्ड रीज़न था इस क्रांति का निश्चित समय पर एग्जीक्यूट ना हो पाना, एग्जीक्यूट होना क्रियान्वित ना हो पाना। कैसे क्रियान्वित ना हो पाना? डेट देखें, डेट है 31 मई की। जो आपने एक डेट देखी थी 6 और 10 तारीख की, इस डेटों को इन समय पर जो था सैनिकों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। ये विद्रोह की वास्तविक डेट नहीं थी। जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई 8 अप्रैल को, तो इसके पश्चात विद्रोह पूरे देश में हो एक साथ, इसकी योजना बनाई गई थी।
इसके बारे में थोड़ी और बात करूं अगर मैं, तो जो सैनिक थे उन्होंने कुछ डिसाइड कर रखा था बड़ा करने का, उसकी एक डेट भी डिसाइड कर रखी थी और वो डेट थी 31 मई की। और उन्होंने क्या डिसाइड करा था कि 31 मई को एक साथ पूरे देश में क्रांति स्टार्ट कर दी जाएगी, पूरे देश में सैनिक जो है अपने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या करेंगे और दिल्ली की ओर कूच करेंगे, या अपने जो है क्षेत्रीय स्तर पर जो उनका सेंटर होगा उसकी ओर कूच करेंगे। कूच मतलब कि वहाँ पर बढ़ना स्टार्ट करेंगे। डेट थी 31 मई की, लेकिन उससे पहले ही अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ गया और मेरठ में और कई क्षेत्रों पर एक क्रांति 31 तारीख से पहले ही स्टार्ट हो गई। और पहले ही स्टार्ट हो गई, इस कारण क्रांति एक साथ हर जगह नहीं हुई, पहले एक स्थान पर, फिर दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर। ऐसा होने से अंग्रेजों को समय मिल गया तैयारी करने का। मान लीजिए 10 तारीख को किसी स्थान पर क्रांति होती है तो पूरी सेना जो है वो लेकर अंग्रेज 10 तारीख को वहाँ पहुँच जाते हैं। 15 तारीख को कहीं और होती है तो 5 दिन में जो है शिफ्ट करके उस क्षेत्र पर चले जाते हैं। इस प्रकार एक साथ ये क्रांति पूरे स्थान पर एग्जीक्यूट नहीं हुई, वह भी इसकी एक असफलता का कारण बना। और इवन कई स्थानों पर ये क्रांति होती, जहाँ आप जब मैप पर देखेंगे 1857 की क्रांति के, तो आप पाएंगे कई स्थानों पर ये क्रांति नहीं दिखाई गई है, बल्कि वहाँ होती, वहाँ सैनिक बैठे हुए थे इंतजार में 31 मई के, और ब्रिटिशर्स को इसके बारे में पता चल गया कि 10-15 जगहों पर हो चुका है, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में भी भारतीय सैनिकों से उनकी राइफल्स, उनके हथियार जो है वो छीन लिए थे और अपने आप को क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग कर लिया था। अब ये जो था इसकी असफलता का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि निश्चित समय पर क्रांति नहीं हो पाए, उसके पूर्व ही हो गई, जिस कारण उसका आसानी से दमन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, और नेक्स्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पर जो है भारत में काफ़ी बार डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है कि देशी राजाओं, पॉइंट है देशी राजाओं का विद्रोही रुख। अर्थात आप देखेंगे 1857 की क्रांति में कि भारत के कई क्षेत्रों में कई राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, भारत के सिपाहियों का या भारत में विद्रोह करने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दिया था। मैं एग्जाम्पल के लिए नाम लूं तो सिंध के राजा ने भी साथ नहीं दिया था, जो विद्रोही देसी राजा थे उसमें सिंध का राजा, पंजाब का क्षेत्र, कश्मीर का क्षेत्र के राजा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंटर ऑफ इंडिया में आ जाए तो सिंधिया, चाहे वो दक्षिण भारत में चले जाएं तो निजाम, इन सभी ने अल्टीमेटली अंग्रेजों का साथ दिया और उनके लिए कार्य किया, उनके लिए फंडिंग करी, उनके लिए अपने सैनिक, निजी सैनिक उपलब्ध कराए। और यह सपोर्ट ना करना भी 1857 की क्रांति की असफलता का एक कारण बनता है। अब ना ही अंग्रेजों ना ही सैनिकों का साथ दिया एक शिक्षित वर्ग ने, ना ही भारत के देसी राजाओं ने, तो वह क्रांति बहुत अधिक लंबे समय तक जो है सरवाइव नहीं कर पाई। नेक्स्ट रीज़न देखिएगा, नेक्स्ट रीज़न तो था कि इस क्रांति के समय, इसको थोड़ा सा एलेबरेट करूंगा मैं, आप समझे, इस क्रांति के समय सांप्रदायिकता का एक खेल खेला गया था। ये एक हेडिंग ही है, आपको सारी बुक्स में मिलेगी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई और लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, बहुत कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ये टर्म है सांप्रदायिकता का खेल। अब ये क्या था, देखिए, भारत में 2 मेजर रिलीजन है, हिंदू एंड मुस्लिम्स। अंग्रेजों ने हमेशा से इसका फ़ायदा उठाया है और इन 2 मेजर रिलीजन्स के बीच में जो है वो डिस्प्यूट क्रिएट करके, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके इसका फ़ायदा लूट ले गए अंग्रेज। अब डेट थी 1857 की, और जो सिपाही इस समय विद्रोह कर रहे थे उनमें जो है जो तत्कालीन कारण था वो था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाला कारतूस, और उस कारतूस से हिंदू भी परेशान था और मुस्लिम भी। तो इन 2 मेजर रिलीजन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर पाना, डिस्प्यूट क्रिएट कर पाना अंग्रेजों के लिए संभव नहीं था। तो उन्होंने सांप्रदायिकता का एक नया तरीका निकाला। इस खेल के लिए उन्होंने एक न्यू डायमेंशन निकाला। उन्होंने पूरे देश में अफवाह फैला दी, और ख़ासकर पंजाब और नेपाल तरफ की जो है इस विद्रोह का उद्देश्य भारत में वापस मुगलों की स्थापना करना है, और इसके थ्रू जो मुगल सम्राट है वो राजा बन जाएंगे और अल्टीमेटली वो अन्य रिलीजन्स के लिए खतरा होगा। और अन्य रिलीजन्स के लिए उन्होंने फोकस करा, सिख रेजिमेंट अर्थात पंजाब के क्षेत्र के लिए खतरा होगा,
और गोरखा रेजिमेंट के लिए। अर्थात इन्होंने सिख रेजिमेंट को और गोरखा रेजिमेंट को सिपाही विद्रोह के अर्थात 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए एग्री कर दिया। और एग्री कैसे करा? उन्होंने उनको जो है रिलीजियस आप कहें डर दिखाकर कि भारत में अगर फिर से मुस्लिम सत्ता आती है तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और इवन बिल्कुल ये परफेक्ट है, कई बुक्स में दिखा हुआ है, मैं बुक्स का नाम नहीं लूँगा, कई बुक्स में बताया गया है कि अंग्रेज़ों के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि जो मुग़ल सम्राट बनेगा वह सीधा सीधा जो है इस सिख धर्म को मानने वालों पर प्रहार करेगा, उनके वध करा दिए जाएंगे, ऐसा फरमान जारी करेगा, ऐसा उसका कहना है। किसका कहना है? जो सम्राट बनने वाले हैं बहादुर शाह जफर। तो इसके कारण सिख रेजिमेंट बहुत डेडिकेटली अंग्रेज़ों का साथ देती है और सेम ऐसे ही गोरखाओं के लिए करा था तो गोरखा रेजिमेंट भी इनका साथ देती है। ये तो एक सांप्रदायिकता का खेल था ही। एक और इम्पॉर्टेंट था, भारत की जो दक्षिण भारत में मद्रास रेजिमेंट थी उसके सिपाहियों ने भी इस विद्रोह में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, इवन साथ दिया ब्रिटिशर्स का। और ब्रिटिशर्स ने इस सिपाही विद्रोह को दबाया इन 3 क्षेत्र की सेनाओं के द्वारा। ब्रिटिश रेजिमेंट एक तो था मद्रास रेजिमेंट, एक जो था गोरखा और एक थी सिख रेजिमेंट। इन्होंने मिलकर अंग्रेज़ों का साथ दिया और भारत के अंदर इस विद्रोह को दबा दिया। असफलता का एक मेन रीजन ये भी था सांप्रदायिकता खेल, जो ये खेल करा गया था या खेल करा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। लास्ट पॉइंट देखेंगे और लास्ट इम्पोर्टेंस के क्रम में भी लास्ट है। और इम्पोर्टेंस के क्रम में लास्ट इसलिए क्योंकि इसके पहले के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो पॉइंट्स अब हम अभी लिखने वाले हैं इसमें आप इस चीज़ को समझें कि 3-4 चीज़ों को एक साथ हम मेंशन कर दें। ज़्यादा पॉइंट्स बनाने पर आपका आंसर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ थी कि इनके पास संसाधन कम थे, यानी कि इनके पास आपस में कम्युनिकेट करने के संसाधन नहीं थे। अब उस समय जो है वो टेलीफोन तो था नहीं, और जो था भी वो ब्रिटिशर्स के पास था, मतलब कि जो कम्युनिकेशन के साधन से संचार के साधन थे वो ब्रिटिशर्स के पास थे, तो कम्युनिकेशन नहीं था। सेकेंड चीज़, इनके पास हथियार नहीं थे। अब जो है जो सिपाही मान लीजिए राइफल लेकर भागता भी है तो 10-15 कारतूस से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो इनके पास कुछ समय पश्चात इनके हथियार समाप्त हो गए, कुछ समय पश्चात इनकी संसाधन भी जो है पूरी तरह समाप्त हो गए। तो एक तो था संसाधनों का अभाव, और नेक्स्ट और लास्ट था कि ये जो क्रांति थी इसका बहुत अधिक समय तक सस्टेन कर पाना ब्रिटिशर्स ने मुश्किल कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने इसका बहुत क्रूर तरीके से दमन करा था और इस कारण भी यह क्रांति जो है वह असफल हो गई, और इस क्रांति को एक बड़ा रूप मिल सकता था, परंतु ब्रिटिशर्स के बहुत क्रूर दमन के कारण यह असफल हो गई। ये जो हमने पॉइंट्स देखे हैं यह पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप इन पॉइंट्स को सिलसिलेवार तरीके से अगर आप मेंशन करते हैं अपने आंसर में तो यह आंसर जो है आई डोंट थिंक कि उसके पास और कोई डायमेंशन रह जाएगा जिसको वो आपकी कॉपी पर देखे, आंसर चेक करने वाला आपकी कॉपी पर देखे। ये कंप्लीट पैकेज होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो आपसे या तो रीज़न पूछे क्रांति का, या तो असफलता का कारण पूछे, या उसका प्रारंभ पूछे। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली डिस्कशन करेंगे, एक एनालिटिकल डिस्कशन करेंगे कि यह इस विद्रोह की प्रकृति क्या थी, इस विद्रोह का परिणाम क्या था और इस विद्रोह का महत्व क्या था। क्लियर है? आई होप आपको जो है ये कारण और ये विस्तार और असफलता का रीज़न आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा और उन क्वेश्चंस के आंसर आप जो है लिखने का प्रयास करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के कारण स्पष्ट कीजिए। 1857 की क्रांति किस प्रकार प्रारंभ हुई तथा उसका विस्तार भारत में किस प्रकार था, क्रमिक रूप में समझाइए। और लास्ट क्वेश्चन है, यदि आप इस क्वेश्चन को देखें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यदि भारत में 1857 की क्रांति एक व्यापक रूप में, व्यापक रूप मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ, एक व्यापक रूप में होती तो इसके परिणाम क्या हो सकते थे।
आप याद रखिए, थोड़ी हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। और थोड़ा सा इस आंसर का क्लू मैं आपको दूं तो आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखिएगा जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, अभी के वर्ल्ड में चल रही हों, उन घटनाओं को देखिए और इस आंसर को बिल्ड करने का प्रयास करें। पेपर्स में काफ़ी चल रहा है क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर थोड़ा आप इसको मॉडर्न डे लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं तो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस विद्रोह की प्रकृति, इसके परिणाम और इसके महत्व के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। बंद कर दिया।